हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न की, और हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बड़ी जल्दी, मतलब अपने लिमिटेड टाइम में जो हमें 3 घंटे मिले होते हैं उसमें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि ठीक है कॉलेज की तरफ से दिया गया है, स्टीफेंस कॉलेज की तरफ से, ओपन बुक एग्ज़ाम दिसंबर 2020 का ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक पेपर कोड है जो कि सबका सेम होता है। नेम ऑफ कोर्स जो कि बीए प्रोग्राम है, नेम ऑफ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज थर्ड सेमेस्टर 75 मार्क्स। ठीक है, टाइम लिमिट यहाँ पे दिखाई गई है जैसे कि 3 घंटे और 1 घंटा। 3 घंटा आपका रिटर्न का है और 1 घंटा आपका डाउनलोडिंग अपलोडिंग का है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। देन यहाँ पूछा गया द पेपर कंटेंट्स 3 अनसीन पैसेज। ये जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, ये 3 अनसीन पैसेज को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे 3 अनसीन पैसेज को दिया गया है जिसमें से कि आपको पढ़ के आंसर देना है। अब यहाँ पे कुछ और बताया गया है जैसे कि आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर बेस्ड ऑन पैसेज 1, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 बेस्ड ऑन पैसेज 2, एंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 3 अनसीन पैसेज है, हर दो मतलब 2 क्वेश्चन एक पैसेज पे बेस्ड किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली बताया गया मार्क्स कितने नंबर के हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 नंबर के 3 क्वेश्चन है और आपको तीनों करने हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं आप, 6 में से 25 नंबर का उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 745 वर्ड्स की जो लेंथ है वो पैसेज की है। तो ये आपका एक बड़ा सा अनसीन पैसेज है जो कि ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ये पैसेज कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पैसेज अगर मैं आपको कोई पैसेज पढ़ा दूँ और वही आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो ज़्यादातर चांस है कि अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है और इसके जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं पूरे पैसेज में। और ये पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो पैसेज के अंदर की डिटेल्स के बारे में तो कम पूछते हैं, पर पैसेज की जो मीनिंग निकल रही है, पैसेज पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो पॉइंट आ रहे हैं पैसेज से रिलेटेड, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये पैसेज है। अब यहाँ हम नीचे आए हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो आप उसके दोनों पार्ट को अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी, दोनों कंपलसरी है। ये नहीं है कि आप ए पार्ट को अटैम्प्ट करके छोड़ देंगे, क्योंकि इससे आपके मार्क्स में कमी आ सकती है। ठीक है, देन तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ राइटर्स मदर एंड फादर आर शेप्ड बाय जेंडर इनइक्वालिटी। कमेंट on the given statement in 250-300 words with refer to the event and conversation described by the writer। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिहेवियर है फर्स्ट पैसेज को पढ़ के, जो ऊपर हमारा पैसेज नंबर 1 है उसको आपको पढ़ के ये बताना है कि उसका बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ राइटर मदर एंड फादर आर शेप्ड बाय जेंडर इक्वालिटी। जो राइटर है ऊपर वाले पैसेज में, जो राइटर है उनके जो मदर और फादर के बीच में जो जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है, जातीय वो सॉरी लिंग भेदभाव है, एक औरत और एक पति है, ठीक है, तो उनके बीच में जो जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में आपको बताना है। उसको कमेंट आउट करना है, मतलब उसकी स्टेटमेंट्स देनी है आपको, कुछ कमेंट बताने हैं जिससे कि ये पता चले कि कहाँ कहाँ जेंडर इक्वालिटी को शो किया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैंने पैसेज अभी पढ़ा नहीं है, पर मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो जेंडर इक्वालिटी में जो फादर है वो मदर पर ताकत आजमाता है। ठीक है, उनको डरा धमका के रखता है, उनसे सारा काम कराता है। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अराउंड 250 से 300 वर्ड्स तक का आंसर बनाना है, 250 से 300 तक का। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो आपका कम से कम ये 3 से 4 पेजेस में आना चाहिए। विद रेफरेंस टू द इवेंट्स एंड कन्वर्सेशन डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर। और उसके बाद आपको ए पार्ट में एक और चीज़ करनी है, वो है कि आपको कुछ जो मदर और फादर के बीच में, राइटर की जो मदर फादर के बीच में जो भी बातें हुई हैं उसको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हम बीट पार्ट में चलें तो इमेजिन यू आर राइटर्स मदर। आप इमेजिन करिए कि आप राइटर की मदर हैं। ठीक है, राइट अ डायरी
एंट्री डायरी, ठीक है, आपको यहाँ पर डायरी लिखनी है, डायरी में एंट्री करनी है, डिस्क्राइबिंग द फाइट दैट यू हैड विद योर हस्बैंड एंड वे हिज बिहेवियर इम्पैक्ट यू एंड योर फैमिली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डायरी एंट्री करनी है, 250 से 500 350 वर्ड से 500 वर्ड्स तक जाना है। आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने अपने पति के साथ लड़ाई करी है, ठीक है, उस लड़ाई को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है डायरी एंट्री में। और उसके बाद जो आपके पति है उसका बिहेवियर किस प्रकार का था और उसका जो इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ा आप पे और आपके फैमिली पर, ये सब आपको डायरी एंट्री में लिखना है, वो भी इंग्लिश में। कीप इन माइंड दैट एंट्रीज इन पर्सनल डायरीज आर टिपिकली इन द इनफॉर्मल रजिस्टर, 15 मार्क्स का, ठीक है। और आपको जब कर रहे हो आप डायरी एंट्री, तो आपको इस तरह दिखाना है कि जो डायरी एंट्री होती है वो पर्सनली करी जाती है। तो क्या करना है आपको, वहाँ पे कोई भी डियर या फिर ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना, आप नॉर्मल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में की जाती है। तो ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के जो सॉल्विंग के तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ा है तो आपको पैसेज को दोबारा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार पैसेज को पढ़ना, उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ें। तो ये सिंपली आपको 12th में भी बताया गया होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपको उसे एक बार में तो ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और आपको वहाँ देखना है कि क्या पूछा गया। अगर वहाँ पे किसी के बारे में पूछा गया है तो पैसेज में से आप क्या करिए, कैरेक्टर स्टिक्स बना लीजिए, कैरेक्टर स्केच बना लीजिए कि राइटर की जो मदर है उनका कैरेक्टर है कि वो एक मदर हैं, ठीक है, एक अच्छी मदर हैं, अपने घर के सारे काम करती हैं, अपने पति से लड़ती हैं, डांट खाती हैं, ठीक है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। इस तरह के आप कैरेक्टर स्टिक्स को तैयार कर लीजिए। तो इससे क्या होगा आपको कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ना बार बार ऊपर जाके ये नहीं देखना पड़ेगा कि जो राइटर की मदर है उनकी फ़ाइट कब हुई, ठीक है, उनके ऊपर पति का क्या दबाव पड़ा, ये सब नहीं देखना पड़ेगा, आप सिंपली लिखते चले जाएंगे। ये है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। और ये जो डायरी एंट्री है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं कराया, मतलब डायरी एंट्री का मैंने कोई भी पार्ट नहीं कराया आपको, तो ये कराना बाकी है। तो मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में हम डायरी एंट्री की बात करेंगे कि किस तरह हम इनफॉर्मल डायरी एंट्री को कर सकते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो यहाँ पे भी 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। द क्वेश्चन सेपरेट्स विद पार्ट ए पार्ट बी, बोथ शुड बी आंसर्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये क्वेश्चन पैसेज नंबर 1 पे बेस्ड है। इन पैसेज 1 द राइटर डिस्क्राइब हर पेरेंट्स, देयर कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, ट्रेट्स एंड बिहेवियर। बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिप्शंस हाउ शी फील अबाउट हर मदर, रेफर टू द रीज़न शी ऑफर फॉर मदर्स बिहेवियर। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पर राइटर ने अपने जो ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसमें राइटर ने बताया कि किस तरह का कैरेक्टर है, पर्सनालिटी किस तरह की है उनके मदर और फादर की, और उनका बिहेवियर किस तरह का है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया गया है, ठीक है। असिस हाउ शी फील्स अबाउट हर मदर, जो राइटर हैं वो अपनी मदर के बारे में क्या फील करते हैं। रेफर, तो आपको ये बताना है कि जो राइटर है वो अपनी मदर के बारे में क्या फील करते हैं। रेफर टू द रीज़न शी ऑफर फॉर हर मदर्स बिहेवियर, और आपको उनके जो मदर का बिहेवियर है उसको भी रीज़न के साथ कुछ डिस्क्राइब करना है। द एडजेक्टिव्स शी यूज टू डिस्क्राइब हर मदर, हर व्यू अबाउट हर पेरेंट्स रिलेशनशिप एंड सब सिचुएशंस एंड योर आर्ग्यूमेंट। योर आंसर शुड बी इन 250 to 300 वर्ड्स। अब आपको ए पार्ट में दूसरी चीज़ करनी है, पहले तो आपको ये बताना है कि उनका मदर का बिहेवियर किस तरह का था, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये कैरेक्टर स्केच जब आप बनाएंगे काफ़ी बढ़िया सा कैरेक्टर स्केच बनाना, तो जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्केच में बिहेवियर को भी ऐड करना है। उसके बाद जो सेकंड पूछा गया है कि द एडजेक्टिव्स शी यूज टू डिस्क्राइब हर मदर, जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो जो आप उसकी मदर के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे। हर व्यू अबाउट पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स मदर फादर हैं उनके बीच में आपके जो राइटर के जो व्यूज़ हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है मदर फादर के बीच में, उसके बारे में आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के करके बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो इमेजिन यू आर द राइटर एंड यू हैव अ बायोग्राफिकल नोट ऑन योर फादर। अब आपको क्या करना है, बी पार्ट में आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि बायोग्राफिकल नोट लिखना है अपने फादर के बारे में, मतलब आपके फादर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है,
उनके बिहेवियर, इफ बायोग्राफिकल से ही पता, शब्द से ही पता चलता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उनके बायो के बारे में लिखना है, बायो के बारे में लिखना है, बायोग्राफी टाइप का। यहाँ पे आपको उनका बिहेवियर बताना है, उनका जो मूड रहता है वो किस प्रकार करता है, वो क्या करते हैं, अपने फादर के बारे में नहीं बट राइटर के फादर के बारे में, जो कि ऊपर पैसेज में दिया गया है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर अ बायोग्राफिकल पीस ऑफ 350 to 500 words, describe his personality, facts about his life such as information about his family and work etc. अब आपको यहाँ पे ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बायोग्राफिकल नोट बनाना है और इसमें क्या क्या बताना है, पर्सनालिटी दिखानी है उसके फादर की, फैक्ट देने हैं कुछ अबाउट द हिज लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट देने हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली और वर्क के बारे में है वो। तो ये सब आपको बायोग्राफिकल नोट में बताना है। अब अगर आपसे बायोग्राफिकल नोट पूछा जाता है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई मतलब को हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपसे बायोग्राफिकल नोट पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे सिंपली ये डिफाइन करना है कि जो उनके फादर हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि उनके फादर की बिहेवियर किस तरह का है। वो एक तो लड़ाकू हैं, ठीक है, अपनी बीवी पे चिल्लाता रहता है, इस तरह के कुछ डिस्क्राइब्स करना है। तो जैसे कि आपका जो पैसेज है वो जो आपका आंसर है वो 350 से 500 वर्ड्स तक निकला है। अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, पैसेज नंबर 2, और इसकी भी लेंथ 725 वर्ड्स तक जा रही है। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, उमा राव, सुरेश राव, कांस्टेबल, मुंशिमी और अनारकली। अब अगर आपने मैंने जो ड्रामा एक्सप्लेनेशन कराई है बुक में, जो दिया गया था ड्रामा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपने वो वीडियो देखी है सो ये आप बड़ी आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है कि ड्रामा से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपने ड्रामा पढ़ा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इन 4 कैरेक्टर्स ने जो जो बातें करी हैं ना, इन सबको आपको एक बार पढ़ के समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बता दूंगा वही ड्रामा आएगा, यहाँ पे आपको इस ड्रामा को, अनसीन ड्रामा को एकदम से पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ ड्रामा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ड्रामा पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और इस कोई फ़ायदा भी नहीं है, बस मैं आपको यहाँ आंसर की तरह बताता हूँ। अब द क्वेश्चन सेपरेट 2 पार्ट्स ए एंड बी, बोथ टू बी आंसर्ड, ठीक है। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में और बी 2 पार्ट दिए गए हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करके बताना है। तो पैसेज नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट एटीट्यूड्स टू द कैरेक्टर ऑफ अनारकली। अब जो बाकी लोग हैं, अब जो ऊपर दिया गया, ऊपर 4 कैरेक्टर दिए गए, कांस्टेबल, सुरेश राव, उमा राव और फिर अनारकली, ठीक है। तो अनारकली के प्रति बाकी लोगों का जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार का है ये बताना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा, वुड यू से द क्लास, जेंडर ऑफ अ बिहेवियर कैरेक्टर मेक्स देम रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो जेंडर और जो क्लास में डिफरेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब जेंडर इक्वालिटी या फिर क्लास इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, दर्शाई गई है, ये आप बता सकते हैं उसको पढ़ के। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर चांसेस है कि हाँ यहाँ पे दिखाया गया है। फ्रेम योर आंसर इन 250 to 300 वर्ड्स, कोटिंग वर्ड्स, फ्रेज और स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज दैट अलाउ यू टू ड्रॉ योर कंक्लूजन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जिसने भी कुछ बोला है, मतलब जैसे सपोज करिए कि सुरेश ने बोला कि जो अनारकली है वो नीची जात की है, मतलब वहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, ठीक है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। तो इस तरह का अगर कोई कोटेशन है तो आपको वो क्या करना है, आपको यहाँ पे उसे अपने आंसर में यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड पूछा गया है कि इमेजिन यू आर उमा फ्रॉम ड्रामेटिकल एक्सट्रैक्ट इन पैसेज 2। सपोज करिए कि आप उमा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, ठीक है। राइट एन एंट्री ऑफ योर रिसर्च जनरल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन एंड कॉमेंट अबाउट द कंडीशन इन प्रिजन फॉर इंटीमेट्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उमा का रोल निभाना है, ये सपोज करिए, और आपको क्या करना है, आपको एक जनरल बनानी है, मतलब एक तरह की ये होती है, जनरल बनाई जाती है फॉर्मल वे में। अब इसमें आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि जो कंडीशन है प्रिजन, मतलब जो जेल में कैदी हैं उनकी जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है, ठीक है। आपको वहाँ पे रुकना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह वहाँ पे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये सब आपको अपने हिसाब से, आप कुछ पैसेज में से पढ़ के बना सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से डाल सकते हैं, कुछ वर्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा आंसर जो है लंबा बन जाएगा। कीप इन माइंड दैट रिसर्च जनरल शुड बी इन फॉर्मल रजिस्टर।
अब जो आपको रिसर्च जनरल लिखनी है वो क्या होनी चाहिए, फॉर्मल में होनी चाहिए, फॉर्मल वे में। वहाँ पे सारे के सारे एटिकेट्स को यूज़ किया जाना चाहिए जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें हम, तो द क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट ए एंड बी सिंपली। इन अ ड्रामेटिकल एक्सट्रैक्ट उमा इज सीन इन 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिस, प्रिजन and the bedroom. Describe her behavior in each of these spaces and differences you observe. Analyze how the other character respond to Uma. Answer 250 to 300 words. अब यहाँ पे क्या करना है, ड्रामा, ये जो उमा है इस ऊपर वाले ड्रामा में जो उमा का कैरेक्टर है वो दो जगहों पे दिखाया गया है, ठीक है। द प्रिजन एंड द बेडरूम, ठीक है। वहाँ पे उसको एक प्रिजन के अंदर दिखाया गया है, मतलब जेल के अंदर भी दिखाया गया है और बेडरूम के अंदर भी दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि उमा का बिहेवियर किस तरह का है और जो भी उसके बीच में डिफरेंस है, मतलब उमा कम बेडरूम में कुछ अलग टाइप की दिखाई देती है, उसका बिहेवियर वहाँ पे कुछ होता है, प्रिजन में कुछ अलग तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपको जो ड्रामा है वो आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर कैरेक्टर ने क्या क्या बात करी है ये आपको समझना पड़ेगा। Continue the dramatic extract in passage 2. Further, imagine that Uma has been able to manage a short interview with Anarkali for her research. Keep in mind, exacting characterizations and the conflict in a plot. Use dialogue and stage direction to develop your plot further. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी में एक प्लॉट लिखना है, मतलब जो भी आपने उसको ऊपर पढ़ा है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर आपको प्लॉट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इमेजिन यू आर, आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि आप उमा है, हैज़ बीन एबल टू मैनेज, जिसने अनारकली के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू किया फॉर हर रिसर्च, उसकी रिसर्च के बारे में। और आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि कैरेक्टराइजेशन है एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्लॉट, जितनी भी लड़ाइयाँ प्लॉट में की गई हैं, मतलब जो भी ऊपर जो ड्रामा दिया गया है उसमें जहाँ जहाँ बहस हुई है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तीखी तर्रार हुई है, वहाँ पे आपको पढ़ना है और उसके बाद वही चीज़ें यहाँ पे उतार देनी है, डायलॉग के डायलॉग लिखने हैं सिंपली जो ऊपर दिया गया है, ठीक है। स्टेज डायरेक्शन को देख के आपको समझना है कि किस तरह का स्टेज डायरेक्शन किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी पैसेज नंबर 3 पे, जिसकी लेंथ है 748 वर्ड्स की, ठीक है। तो ये एक पैसेज है, काफ़ी बड़ा पैसेज है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोटेशंस का ज़्यादा यूज़ किया गया है, देख रहे हैं। ये कोटेशंस का मतलब है कि अगर आपसे आंसर में कोटेशंस पूछा जाता है तो आप सिंपली इसी को लिख सकते हैं, आपको ये नहीं है कि आपको कुछ अपनी तरफ से बना के लिखना है, आप सिंपली इसे ही उतार सकते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ए 5 और 6, उनको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है। From your reading of passage 3, what idea of relative role and status of brides and groom families do you get from the passage? अब आपको यहाँ करना है, पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पे ये बताना है कि जो आइडिया आपके, what idea of the relative roles, जो रिलेटिव्स हैं उनके रोल का जो आइडिया है, एंड स्टेटस, जो स्टेटस है ब्राइड मतलब दूल्हा दुल्हन की जो फैमिलीज है उसके बारे में आपका क्या आइडिया आता है, ठीक है, और उनके रिलेटिव्स के बारे में आपका क्या आइडिया आता है, ये जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ के फ्रेम योर आंसर इन 250 to 300 वर्ड्स। आपको 250 से 300 वर्ड्स तक आपका आंसर की लेंथ होनी चाहिए। यू कैन यूज़ कोट वर्ड्स एंड फ्रेज फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम पैसेज दैट अलाउ यू टू ड्रॉ योर कंक्लूजन। अब आपको यहाँ क्या करना है, कुछ फ्रेजेस को यूज़ कर लेना है जो ऊपर दिए गए हैं, मैंने बताया था ना कोटेशंस, सिंपली आप उन कोटेशंस को यहाँ पे दे सकते हैं, तो इससे आपकी जो लेंथ है पैसेज की वो बढ़ जाएगी। अज्यूमिंग द नरेटर्स डैड कॉल्स अ Gulatis, write a dialogue between them describing the decision in about 350 to 500 words, total 15 dialogues each। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायलॉग राइटिंग करना है, ठीक है, कि जो नैरेटर के फादर हैं, आपको ये सोचना है कि नैरेटर के फादर ने एक बंदे को कॉल किया जिसका नाम है गुलाटीस, ठीक है, उस बंदे के और उसके फादर के बीच में क्या बात हुई ये आपको लिखना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं, बट जो कन्वर्सेशन है वो इस तरह होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ सच में कॉल पे बात की गई है, ठीक है।
तो आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने पहले सिंपली बात करी, आराम से बात करी, उसके बाद उनकी जो बात है वो बढ़ती चली गई, कॉन्फ्लिक्ट होने चली गई फ़ोन पे ही, ठीक है। तो आपको इस तरह उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो हु इज़ नरेटर इन पैसेज, आपको ये बताना है कि जो पैसेज 3 है उसमें नरेटर कौन है, कौन व्यक्ति हमें पढ़ के बता रहा है, मतलब यह कौन व्यक्ति जो पैसेज है उसके बारे में हमें बता रहा है। हाउ डज द नरेटर व्यू द होटल एंड इट्स स्टाफ, अब जो नरेटर है उसने जो होटल और उसका स्टाफ है उस तरह को उसको किस तरह देखा, मतलब उसका व्यू क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है होटल और उसके स्टाफ के बारे में। व्हाट इज़ नरेटर्स फैमिली लाइक, जो नरेटर की फैमिली है वो किस प्रकार की है। फ्रेम योर आंसर इन 250 से 300 वर्ड्स, ठीक है। यू कैन यूज़ कोट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर योर स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू ड्रॉ योर कंक्लूजन, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नरेटर कौन है। दूसरा, नरेटर का जो व्यू है होटल और उसके स्टाफ के बारे में वो क्या है। उसके बाद नरेटर की फैमिली किस प्रकार की है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली जो ऊपर कोटेशंस दिए गए हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका आंसर तो बन ही जाएगा, मतलब लंबा सा। और आप कोटेशंस यूज़ करेंगे तो जो एग्जामिनर है, जो आपका चेकर है, उसे पता चलेगा कि हाँ इसने पैसेज पढ़ के कोटेशन को यूज़ करा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट, 3 फीमेल स्टाफ ऑफ होटल हु आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग परमानेंट स्माइल्स आर ऑब्जर्व बाय द नरेटर, ठीक है। तो होटल स्टाफ में 3 फीमेल स्टाफ भी हैं, ठीक है, जो 3 फीमेल्स हैं वो काम करती हैं वहाँ पे। तो हु आर डिस्क्राइब, जिनका डिस्क्राइब किया गया है परमानेंट स्माइल्स, जिनकी स्माइल परमानेंट होती है, इस तरह उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। इमेजिन यू आर वन ऑफ दीज 3 फीमेल स्टाफ मेंबर्स अटेंडिंग द मैरिज पार्टी विद योर permanent smile. Write your real feelings of a scene described in a passage. You may write using easy or novel or a dialogue format. अब आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ये इमेजिन करना है। आप इमेजिन करिए कि आप जो 3 फीमेल स्टाफ होटल में काम करती हैं उनमें से एक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे एक पार्टी अरेंज कर रही हैं और पार्टी को मैनेज कर रही हैं, ठीक है। मैरिज पार्टी है, उसमें आप काम कर रही हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी असली फीलिंग्स को बताना है। आप क्या फील्स करती हैं उस होटल के बारे में, उस समय आपकी फीलिंग्स क्या है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। आप किस तरह लिख सकते हैं, आप एक ऐसे की तरह लिख सकते हैं, एक नॉवल की तरह लिख सकते हैं, या फिर एक डायलॉग फॉर्मेट की तरह भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जिससे कि अगर आप डायलॉग के फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप कोई भी कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोटेशन का वर्ड डाल के, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके आंसर्स की वीडियो जो है मैंने आपको इसी में डिस्क्राइब कर दी, बस मैं इसके आंसर्स की वीडियो नहीं लिख सकता, बिकॉज जो इनके आंसर्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो अनसीन पैसेजेस होंगे, ठीक है। तो आप इनके जो नोट्स हैं इनको ज़्यादा ढूंढने की वो ना करें। बट अगर कोई अपडेट आता है या फिर मेरे को कोई न्यू क्वेश्चन पेपर पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा। या फिर आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उन्हें एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपकी बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप वो यहाँ से जो मेरी वीडियोस हैं उनको सुन के समझ कर दे सकते हैं। उनके नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन जो नोट्स हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर नोट्स में कोई भी गलती है, मिस्टेक है, तो आप मेरे को इन्फॉर्म करें, ठीक है। और उन नोट्स की जो मिस्टेक है उन्हें एक बार रिपेयर कर दें, ठीक है। आप उनको लिख के एक जगह लिख के कहीं सही कर सकते हैं, तो जिससे कि मेरे को भी पता चल जाएगा मेरे नोट्स में कहाँ गलती है। ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक ही है, बट अगर कोई और भी हल्की फुल्की गलती है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स के भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।